गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग है सो कल बायस थ्योरम देखे थे, तो आज उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उसके बाद है सो रैंडम वेरिएबल्स देखेंगे। तो एग्जांपल से शुरू करते हैं। एग्जांपल नंबर 41। एन इंश्योरेंस कंपनी insured 2000 the probabilities of accident involving scooter, car and a truck is 1/100, 3/100, 3/20. देखिए इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है। एक इंश्योरेंस कंपनी है जो इंश्योर करती है ड्राइवर्स को। जो ड्राइवर एक्सीडेंट करते हैं तो उस हिसाब से उनको हर्जाना देगी कुछ। तो एक्सीडेंट जो इन्वॉल्व करेंगे एक कार, एक स्कूटर, एक कार और एक ट्रक, तो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटीज दी हुई है। फिर यह बताना है कि एक एक्सीडेंट हुआ है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्कूटर ड्राइवर का हुआ है। स्कूटर ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ये बायस थ्योरम पे बेस्ड है, ठीक है। अगर इसको हम ट्री डायग्राम से बनाएं तो कैसे बनाएंगे। एक सैंपल स्पेस, ठीक है, उसमें जो है एक स्कूटर ड्राइवर है, एक कार ड्राइवर है, एक ट्रक ड्राइवर है, ठीक है। वो तीनों एक्सीडेंट करते हैं, ठीक है। तो एक्सीडेंट करते हैं, एक्सीडेंट नहीं करते हैं, एक्सीडेंट नॉट एक्सीडेंट, एक्सीडेंट नॉट एक्सीडेंट, क्योंकि हर हमेशा ये इन्वॉल्व है। जब भी वो ड्राइव करेंगे तो एक्सीडेंट मीट कर सकते हैं और एक्सीडेंट नहीं मीट कर सकते, ठीक है। तो है क्या कि ये जो एक्सीडेंट करेंगे उनकी प्रोबेबिलिटीज दी हुई है और यह मालूम है कि एक्सीडेंट हुआ है, यह मालूम है कि एक्सीडेंट हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी बताना है। यदि एक्सीडेंट हुआ है तो बताना है कि स्कूटर ड्राइवर की एक्सीडेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो हमारा लैंग्वेज कैसे स्टार्ट होगा, इसमें ऐसे स्टार्ट करते हैं। एस तो सैंपल स्पेस है और उसको ऐसे ही लिखे हैं, ठीक है। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस को हम दूसरे लेटर्स लिखते हैं, यू से लिखते हैं, ओके। तो स्टार्ट कैसे करेंगे। लेट
S, C and T be the event of a driver being a scooter driver, ठीक है, car driver or and a truck driver. Let S, C and T be the event of a driver to be a scooter driver, comma, car driver and, ठीक है, and a truck driver respectively. उसके बाद तीनों के प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाएगी? हमारे पास टोटल कितने ड्राइवर हैं जिसको कंपनी इंश्योर्ड की है? 6 4 10 2 12 12,000. तो with the event of a driver to be a scooter driver, car driver and a truck driver respectively insured by the company. क्योंकि हमें उन्हीं से मतलब है जिनको कंपनी इंश्योर की है, ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज इक्वल टू, पहले S का स्कूटर ड्राइवर का निकालते हैं, तो वो हो जाएगा, है ना, n ऑफ S डिवाइडेड बाय n ऑफ U. टोटल कितने ड्राइवर हैं? तो हमारा हो जाएगा ये 2000 डिवाइडेड बाय 12,000, दैट विल बी इक्वल टू 1/6. प्रोबेबिलिटी ऑफ कार ये हो जाएगा हमारा 4,000 बाय 12,000 इक्वल टू 1/3. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रक ड्राइवर वो होगा हमारा 6,000 बाय 12,000, ये होगा 1/, इतना हमें मिल गया, ठीक है. अब एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट होना एक इवेंट है, तो उसको मान लेते हैं हम E से. लेट E बी द इवेंट, लेट E बी द इवेंट, लेट E बी द इवेंट ऑफ एन इंश्योर्ड ड्राइवर. कैसा ड्राइवर? जो इंश्योर्ड है, जो कंपनी के द्वारा इंश्योर्ड है. लैंग्वेज भी इस प्रकार से लिखना चाहिए. लेट E बी द इवेंट ऑफ एन इंश्योर्ड ड्राइवर to meet with an accident. Let E be the event of an insured driver to meet with an accident. तो हमें दिया क्या है? इस हिसाब से ये दिया है इसकी प्रोबेबिलिटीज. तो अगर ये स्कूटर ड्राइवर है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन S, ठीक है. अगर ये स्कूटर ड्राइवर है जो मीट विथ एक्सीडेंट, जो एक्सीडेंट से मिलता, एक्सीडेंट जिसका होता है वह होगा 1/100. इसी प्रकार से P E गिवन C कार 3/100 and probabilities E गिवन T 3/20. ठीक है. हमें पूछ क्या रहा है? तो हमें S गिवन E पूछ रहा है. S गिवन E, हमें यह पता है कि एक स्कूटर ड्राइवर है, वह अगर एक्सीडेंट मीट करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटीज कितनी होगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S गिवन E इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ S E given S divided by probability of S E given S probability of C E given C probability of
P given P। तुम लोग का ड्रेस कहाँ है? कहाँ थे? किसी का बर्थडे था क्या? एक तो ड्रेस के ऊपर है तो जैकेट पहना है, दो तो ड्रेस में है, बाकी लोग ड्रेस में नहीं है। हम सोचिए कि सब इकट्ठा प्लान करते हो कुछ। घर जाते थे तो सब कहेंगे। आज कहाँ जाना है? कहीं जाना है क्या? मंदिर से आया। मंदिर? कुछ स्पेशल था? नहीं, कुछ और बात है। चलो ठीक, ध्यान रखना इसका थोड़ा सा। हम बहुत वो अनीज हो जाते हैं तो लेट करते हैं ना, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, आज देखो क्या हुआ, हमें 11 बजे आने के चक्कर में खाना बनाए और खाए नहीं। हम लोग अभी तक नहीं खाए सर। हम तो सोचे मतलब टाइम पे आने और तुम लोग को प्रॉपर समय देने के लिए ऐसा कि हाँ ठीक है, तो थोड़ा ज्यादा झेल लेना, ठीक है, लेकिन आगे से ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूँ। अब ये क्वेश्चन पढ़ो और बताओ कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं। लैंग्वेज के साथ पढ़ो और समझ बताओ, और अगर समझ में आता है तो फिर इसका आंसर निकालो। आसान है ना? चलो ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर निकालो, नोट डाउन करते हुए। देखो इस प्रॉब्लम में क्या कहता है, एक आदमी झूठ बोलता है, सच बोलता है, 4 में से 3 बार सच बोलता है। वो एक पासा फेंकता है और बताता है कि 6 आया है, तो प्रोबेबिलिटी जानना है कि वो एक्चुअली में 6 आया है। इसमें इवेंट जो डिसजॉइंट एंड एग्जॉस्टिव है वो कौन सा है? नहीं, हाँ, ट्रूथ बोलने वाला ना डिसजॉइंट एंड एग्जॉस्टिव है, क्योंकि या तो सच बोलेगा या फिर झूठ बोलेगा, और दोनों मिला के वो प्रोबेबिलिटी 1 होगी उसकी। और सेकेंड इवेंट जो है ये ओवरलैप जो उस पर कर रहा है, उसके बेस पे ये ओवरलैप कर रहा है। ट्री डायग्राम में सबसे ऊपर में वो उसका है, सच बोलना झूठ बोलना होगा, उसके नीचे वो पासा फेंकता है, तो दोनों पॉसिबिलिटी होगी, 6 के आने की और 6 के नहीं आने की। इस हिसाब से ट्री डायग्राम बनेगा, और इस हिसाब से हम लोग लैंग्वेज लिखते हुए बायस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। लैंग्वेज कैसे स्टार्ट करेंगे? ट्रुथ के लिए और लाई के लिए, है ना, T फॉर ट्रुथ एंड L फॉर लाई, ऐसे करके इवेंट बना देंगे, ठीक है। और फिर दूसरा इवेंट क्या बनाएंगे? 6 के आने का, हाँ, उसके लिए ई इवेंट रख देंगे, क्योंकि हमारा फ्रंट में कौन सा इवेंट चल रहा है? फ्रंट में, हाँ, ही थ्रो, पहले जो है सो उसका सच एंड झूठ बोलना बैकग्राउंड में है। प्रायर इवेंट कौन सा है? हाँ, इट इज ऑलरेडी नोन, द पर्सन स्पीक्स द ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। तो उसके बाद है सो वो पासा फेंकता है, दैट इज द प्रायर इवेंट। ही थ्रोज द डाई, दैट इज द प्रायर इवेंट, एंड रिपोर्ट्स इट इज 6। अब 6 आया है या 6 नहीं आया है, ठीक है, तो उसके लिए ई एंड ई बार यूज कर सकते हो। ई का मतलब हो 1/6, है ना, 6 आने का क्या होगा? 6 डिवाइडेड बाय
मतलब 1/6 हो जाएगा ना, 6 सैंपल स्पेस होंगे उसके, तो 1/6 होगा, और ई बार कितना होगा 5/6। उस हिसाब से हम बायस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, करोगे प्रयास, लैंग्वेज के साथ प्रयास करो। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, करो। ओके, let T and L be the events. Let T and L be the events of the man speaking the truth. ठीक है, and otherwise respectively. तो probability of T equal to 3/4 and probability of L equal to 1/4. Let E be the event of, नहीं देखो एक चीज पता है, एक वर्ड है रिपोर्ट, ये हम लोग को लैंग्वेज में शामिल करना चाहिए। ठीक है, लेट ई बी द इवेंट ऑफ द मैन गेट्स a 6 on throwing the die, है ना। अब वो रिपोर्ट क्या करता है उस पर डिपेंड करता है। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब वो सच बोल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब वो सच बोल रहा है वो क्या होगा, वो होगा हमारा, क्योंकि हमें नहीं ना पता है, क्योंकि वो फेंकता है उसको पता है, हम नहीं देखने गए हैं। इस वर्ड का अंडरस्टैंडिंग इस बात से है कि वह पासा फेंकता है और उसको पता चला कि 6 आया है, अब वो रिपोर्ट करता है, तो हम नहीं ऑब्जर्वेशन में है, ऑब्जर्वेशन में वो है, तो अब वो सच बोल रहा है तो वो कंडीशन हो जाएगा, इसीलिए नीचे टी लिखना होगा। उसको 6 आया है, ठीक है, तो ये क्या होगा केस कि गेटिंग ए 6, गेटिंग ए 6 यहां पर होगा 1/, गेट्स अ 6 ऑन थ्रोइंग द डाई, ये हो जाएगा 1/6। और अब उसको 6 नहीं आया है तो ये होगा E/L, ये कितना होगा 5/6। तो हमारे ऑब्जर्वेशन में यह नहीं है, ठीक है। लेट E विद द इवेंट ऑफ मैन गेट्स ए 6 ऑन थ्रोइंग अ डाई एंड रिपोर्ट्स इट, है ना। इसको हमें लैंग्वेज में जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है, वो उसको पता है। अब उसको पता है तो सच भी बोलेगा, तो सच बोलेगा तो उसको 1/6 चांसेस में मिलेगा, ठीक है। और झूठ भी बोल सकता है, तो झूठ बोलेगा तो क्या होगा 5/6 उसकी प्रोबेबिलिटी है आने की, है ना। अब पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है एक्चुअली उसको सच में 6 मिला है, ठीक है, और सही में 6 आया था, इट इज एक्चुअली ए 6 आया है ना, और वो सच बोला था, ठीक है। अब समझे, थोड़ा सा लैंग्वेज में ट्विस्ट है ये समझने का। तो ये इसका ये लिखने का क्या मतलब हुआ, he speaks the truth given that he had got a 6,
ये इसका मतलब हुआ। He speaks the truth, given that he had actually got a 6. He had actually जोड़ दो। He had actually got a 6. समझे? ये पूछ रहा है, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। थोड़ा लैंग्वेज इस प्रकार से लिखना चाहिए हमें, क्योंकि लैंग्वेज का गेम है, तो हमें लैंग्वेज पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अब तो हमारे लिए काम आसान हो गया। P of t given is equal to P of t into P of 3/4 into 1/6. Okay. क्या? नहीं 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 नहीं, यहाँ कॉम्प्लीमेंट नहीं देख सकते। कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि यहाँ रिपोर्ट्स वाली बात है। अगर ऐसा था ना तो हम टी और टी बार यहां मान सकते थे, टी और टी बार यहां मान सकते थे, पर यहां ऐसे नहीं लिखना चाहिए। कारण क्या है कि वह रिपोर्ट करता है, तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन में आना चाहिए जो कुछ भी, वो उसके द्वारा रिपोर्टेड है। तो अगर वो कुछ बता रहा है तो वो सच है या झूठ है, वो उस पर डिपेंड करता है। अगर उसने पहले ही मन बना लिया है कि हम सच बोलेंगे और उसको 6 मिलता है, ठीक है, ही थ्रोज इट एंड रिपोर्ट इट इज ए 6, उसने पहले ही मन बना लिया है कि हम सच बोलेंगे, तो वो 1/6 होगा। अगर उसने पहले ही मन बना लिया है कि हम जो है सो झूठ बोलेंगे, तो वो 5/6 तरीके से होगा। ठीक है, रिपोर्ट्स दैट इट इज ए 6, वो पासा फेंका है और उसको 6 मिला, और उसको वो रिपोर्ट करता है कि हमको 6 मिला है ना। अब यह सच या झूठ उसके ऊपर, उसके कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। दो ही पॉसिबिलिटी है ना, या तो 6 आया है या फिर 6 नहीं आया है, या तो सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है, तो वो दोनों इसमें कंबाइंड होगा। वह पासा फेंका, उसको 6 मिला, अब वह उसके बारे में सच बता सकता है कि हाँ मिला है, या उसके बारे में झूठ बता सकता है कि हमको नहीं मिला है। नहीं, E by T is different than T by E। कैसे? यहां पे क्या हो रहा है, उसने मन बना लिया कि मैं सच बोलूंगा, ठीक है, और उसको 6 मिला तो 1/6 हुआ। अब क्या है कि हम थोड़ा सा पीछे देख रहे हैं।
हम ये देख रहे हैं कि उसका रिपोर्ट पे ध्यान दे रहे हैं। वो बोल रहा है कि 6 आया है। अब बता कि वो क्या मन बनाया था, सच बोल रहा था, ये सच में अपना मन बनाया था कि हम सच बोल रहे हैं, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसमें क्या हो रहा है कि प्रायर इवेंट हमारा है कि हम उसके रिपोर्ट पर ध्यान दे रहे हैं कि 1/6 लिखे हैं, और जो पूछ रहा है उसमें हाँ उसके सच बोलने पे ध्यान दे रहे हैं, उसके रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो उसका बैकग्राउंड नेचर है, जो उसके मन बनाने की वाली बात है, उस पर हम ध्यान दे रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी की जांच कर रहे हैं। दोनों में थोड़ा अंतर है, समझे क्वेश्चन? ये पार्ट समझे। E/T और T/E में क्या अंतर है तुम लोग समझे? देखो, E/T का मतलब है वो पहले क्या किया है, मन बना लिया है कि हम सच बोलेंगे, और तब वो रिपोर्ट कर रहा है कि ये 6 आया है, तो ये होगा 1/6। और T/E का मतलब क्या है, हम उसके रिपोर्ट पर ध्यान दे रहे हैं, बताना है कि सच के बारे में सोचा था, उसके रिपोर्ट पर ध्यान दे रहे हैं। देखो टॉप में T है ना, तो बताना है ये तो सच, ये इसके रिपोर्ट पे है, रिपोर्ट बोला है कि 1/6 आया, ठीक है, बहुत अच्छी बात, तुमने मतलब क्या मन बनाया था, ठीक है। थोड़ा सा है ना, ये लैंग्वेज के हिसाब से ही सोचना पड़ेगा, जैसा यहाँ पे कह रहा है उसी हिसाब से यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा। वो सच बोल रहा है और झूठ बोल रहा है, 2 केसेज हैं, ठीक है। 6 आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है, 2 केसेज हैं। 6 आ रहा है या नहीं आ रहा है उसके डिस्क्रिप्शन पे है, हम ऑब्जर्वेशन में नहीं आ रहे हैं, उसके मतलब वही अपने पासे से खेला है और वही बता रहा है कि 6 आया है नहीं आया है, हम लोग ऑब्जर्वेशन में नहीं गए। तो हम लोग ये प्रायर नहीं कर सकते हैं कि एक्चुअली में सैंपल स्पेस का वो इवेंट अकर हुआ है कि नहीं, वो सोच रहा है और वही बता रहा है, इसीलिए हमें इस तरह से ही अप्रोच लेना पड़ सकता है। हम ये मन में सोच लिए होंगे कि हाँ एक इवेंट है, 6 आया 6 नहीं आया, तो हम ऑब्जर्वेशन में तब ना हम बताएंगे। जब हम ऑब्जर्वेशन में नहीं है, जब उसके डिस्कशन पे है, वो बोल रहा है कि हाँ सच 6 आया था 6 नहीं आया था, तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, 6 आया था और वो सच बता रहा है, ठीक है। अदरवाइज 6 आया था और सच बता रहा है, तो एक्चुअली में 6 आया था, एक्चुअली में वो सच बता रहा है, तो वो 1/6 ही हो सकता है, क्योंकि दोनों क्या सिंक्रोनाइज है, उसका सच बोलना भी और 6 भी आना, उसका सच बोलना और एक्चुअली में इवेंट का होना, दैट इज द श्योर इवेंट, समझे? एक्चुअली में उसका सच बोलना और एक्चुअली में 6 आना, दैट इज द श्योर इवेंट। और वो कितने तरह से हो सकता है बताओ? 1/6 तरीके से, है ना। तो गिवन दैट ही इज ऑलरेडी स्पीकिंग द ट्रूथ, गिवन दैट ही इज ऑलरेडी स्पीकिंग द ट्रूथ, what is the possibility that it is getting a 6? 1/6. And otherwise, what are the cases? This is the case of 1 minus 1/6. This is the case of 1 minus 1/6, that is 5/6. इसलिए मैं देख रहा हूं यहां पे लिखा हूं अदरवाइज, क्योंकि सच बोलना इज द श्योर इवेंट, सच बोलना इज द श्योर इवेंट। तो अगर तो हम यहां पे ऐसे भी लिखें कि P ऑफ E डिवाइडेड 1 माइनस P ऑफ E/T ठीक है। अभी एक और एग्जांपल होगा, वो भी इसी तरह का है, जिसमें श्योर इवेंट हम फोकस करेंगे। श्योर इवेंट क्या होता है कि आदमी को पता है, मतलब ए पर्सन नोज व्हाट टू रिपोर्ट एंड एक्चुअली रिपोर्ट्स द थिंग, उसको पता है क्या रिपोर्ट करना है और सच में वही रिपोर्ट करता है, वो स्ट्रेट जा रहा है, उसी पाथ पे जा रहा है, उसको मालूम है और वो वही रिपोर्ट कर रहा है, ये श्योर इवेंट है। और उसके बाद बहुत सारे अदर केसेज हो सकते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल से और बेहतर समझ में आएगा, वो भी कुछ इसी प्रकार से।
ये क्वेश्चन एग्जामिनी, एग्जामिनेशन, एग्जामिनी एंड एग्जामिनर। हु इज द एग्जामिनर? यस, ठीक है। नहीं, एग्जामिनर का दो मतलब होता है, जो कंडक्ट करता है, हाँ, और जो चेक करता है, दोनों मतलब होता है। द टीम ऑफ द पीपल हु कंडक्ट्स द एग्जामिनेशन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ द एग्जामिनी। हाँ, वो पूरा टीम होता है, टीम है ना, जो कंडक्ट करा रहा है, जो उसको स्पॉन्सर कर रहा है, जो उसमें है सो इन्वॉल्व पेपर को चेक करने में, वो पूरा टीम को मिला के एग्जामिनर कहते हैं। वो सब बात छोड़ो, स्टार्ट कैसे करें, स्टार्ट कैसे करें? सबसे पहले ये एग्जॉस्टिव इवेंट के बारे में लिखते हैं, ठीक है। गेस को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉपीज को सी से, और नोज द आंसर को के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेट जी कॉमा सी एंड के be the events that the examinee guesses, copies and knows the answer of a given
MCQ ठीक है, मैं यहां से लिखता हूं। ये बताओ P ऑफ G क्या है? हाँ 1/3, P ऑफ C 1/6 एंड P ऑफ K, हाँ इसको लिखते हैं 1 माइनस P ऑफ G प्लस P ऑफ C इक्वल टू 1 माइनस 1/3 प्लस 1/6 इक्वल टू 6, और ये हो जाएगा 6 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 1/2। ये क्यों लिखे हैं? बिकॉज P ऑफ G, ऐसे नहीं, इवेंट, बिकॉज G, C एंड K आर disjoint as well as exhaustive events. Okay, now what should we write? Let E be the event. Let E be the event of getting a correct answer. Getting a correct answer to the MCQ. एक ही दिया हुआ है। P ऑफ E गिवन G कितना होगा? मतलब वो तो दिया है तो लिख लेंगे, ये कितना होगा? ये यहां पे दिमाग लगाना है। 1/4 क्यों? क्योंकि एक एक वर्ड पढ़ो। देखो ट्रू जीनियस वही है जो वर्ड्स के बीच में पढ़ता है, समझे? हु रीड्स बिटवीन द वर्ड्स, जो वर्ड्स के बीच में पढ़ता है, यानी एक एक वर्ड। देखो अगर क्वेश्चन दिया है ना, तो अगर ट्रू एग्जामिनर है या ट्रू क्वेश्चन फ्रेमर है तो हर वर्ड को इस प्रकार से देगा कि एकदम कैलकुलेटेड हो। एक वर्ड भी तुम्हारा एक्स्ट्रा नहीं देगा, उसी में से तुमको अपना आंसर फाइंड करना है। तो वह करेक्ट आंसर पाता है और गेस करता है। तो गेस कितने तरह से कर सकता है? 4 ही ऑप्शन है, 4 तरीके से वो गेस कर सकता है, 4 तरीके से वो गेस कर सकता है और मिलेगा एक करेक्ट आंसर, श्योर शॉट, समझे? ये होगा 1/4। चूंकि देयर आर 4 choices to the MCQ, ठीक है? इसलिए गेस करने के लिए 1/4। अब E गिवन C कितना है? हाँ 1/8, कॉपी करता है 8 तरीके से, ठीक है? और क्या बच जाएगा? अब बताओ ये कितना होगा? ये तुम लोगों को बताना होगा, ये तुम लोगों को बताना होगा, क्योंकि हम लास्ट क्वेश्चन में बताए थे। अनमोल, I have a question for you. A person knows the answer. A person gives the correct answer. ठीक है? A person gives the correct answer. Given that he knows it, what type of event is it is? वाह, मेरा दिल जीत लिया तुम। श्योर इवेंट है ये, श्योर इवेंट है। यस इट इज राइट। वाह, देखो वो करेक्टली आंसर देता है और उसको पता है, श्योर इवेंट है कि नहीं? ये कैसा इवेंट है? श्योर। ही नोज द आंसर, गिवन दैट ही नोज द आंसर। जब उसको मालूम है तो गलती क्यों करेगा?
उसको तो करेक्टली आंसर करना है ना। जब उसको मालूम है तब वो एक्यूरेटली आंसर को गेस करता है। ये दिया नहीं क्वेश्चन में, पर तुम लोग समझ सकते हो ये श्योर इवेंट है। अब हमें क्या पूछ रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर टू ए गिवन क्वेश्चन गिवन दैट ही करेक्टली आंसर्ड इट। नोज, हमें क्या पूछ रहा है? ही नोज द आंसर, he knows the answer given that he correctly answered, ये पूछ रहा है। निकाल लोगे? चलो अब निकालो। See, a card from a pack of 52 cards is lost. From the remaining cards of the pack, 2 cards are drawn and are found to be both spades. Find the probability of the lost card being a spade. Sunny, have you got the answer? Only the arithmetic calculation is remaining and the formula. इस क्वेश्चन में बताओ, व्हाट इज द बैकग्राउंड इवेंट एंड व्हाट इज द फोरग्राउंड? बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, फोरग्राउंड में क्या हो रहा है, और तब क्या पूछा जा रहा है? बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, फोरग्राउंड में क्या हो रहा है, बताओ। देखो, a card from a pack of 52 card is lost, that is the background। और foreground में क्या हो रहा है? 2 cards is being selected। ठीक है, सुनो सुनो सुनो, focus here। A card from a pack of 52 card is lost, that is happening in background। ठीक है, now from the remaining cards of the pack 2 cards are drawn, that is happening in foreground, that is happening in as a prior event, that is happening in front। okay, and are found to be both spades, और दोनों क्या हो रहे हैं? स्पेड्स हैं। ठीक है, अब जो कार्ड लॉस्ट हुआ है वो कितने सूट का हो सकता है? कोई भी 4। ठीक है, कोई 4 सूट्स का हो सकता है। अब
हमारे पास जो स्पेड्स निकले हैं वो स्पेड्स को ही इफेक्ट करेंगे, बाकी को इफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर स्पेड्स लॉस्ट हुआ है और हम स्पेड्स में ही से ही दोनों दो कार्ड निकाले हैं जो कि बताया भी जा रहा है, स्पेड इफेक्टेड होगा। लेकिन हमारे पास जो बचा हुआ 3 सूट है वो इफेक्टेड नहीं होगा। वो तीनों की प्रोबेबिलिटी कंडीशन में भी सेम होगी और जो हमारा फोरग्राउंड मतलब बैकग्राउंड में हो रहा है उसमें भी सेम होगी। तो बैकग्राउंड में प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक कार्ड का खो जाना। कितने तरीके से कार्ड खो सकता है? नहीं। कितने सूट्स के हैं? 4। तो 4 सूट्स के हैं तो 4 सूट में से एक सूट का होगा वो, क्योंकि हमारा कंसर्न स्पेड्स पे है ना, और यहां भी पूछ रहा है स्पेड को लेके, तो हमारा है सूट से मतलब है। कोई यहाँ पे कह नहीं रहा है कि कोई पार्टिकुलर टाइप का है, वन टाइप का नहीं, का मतलब एग्जैक्टली कार्ड के बारे में फुल डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन किसके आधार पर है? सूट्स के आधार पर। तो हमारा 4 सूट्स में से एक पार्टिकुलर कार्ड का खो जाना कितने तरीके से हो सकता है? वन ऑफ द 4 वेज। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग अ हार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग अ डायमंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग अ स्पेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग अ क्लब कितने तरीके से हो सकता है? 4 तरीके से। अब देखो स्पेड्स में से एक कार्ड खो गया, कितने कार्ड बचेंगे? स्पेड्स में एक कार्ड खो गया तो 12 बचेंगे। 12 में से 2 कार्ड का सिलेक्ट किए जाना। ठीक है, डिवाइडेड बाय एक कार्ड तो खो ही गया है, 51 में से 2 कार्ड का सिलेक्ट किया जाना। हमेशा ध्यान रखो डिनोमिनेटर में 51 में से हम सिलेक्ट करेंगे और न्यूमरेटर में हम जिस सूट में से सिलेक्ट करें उसमें। तो स्पेड्स में 12 बचे हैं। ठीक है, अगर स्पेड्स में से एक कार्ड खोया है तो स्पेड्स में 12 बचे हैं, तो 12 में से 2 का सिलेक्ट किया जाना। अगर स्पेड्स में से डायमंड में से खोया है, एक तो स्पेड्स में से गया है ना, तो डायमंड में कितने हैं? 13। हार्ट्स में कितने हैं? 13। क्लब में कितने हैं? 13। तो 13 में से फिर दो कार्ड का सिलेक्ट किया जाना है। ठीक है, हाउ शुड वी स्टार्ट? टेल मी द लैंग्वेज। लेट कितने सूट्स के होते हैं? मतलब जैसे मान लो डायमंड, हार्ट, क्लब एंड स्पेड। ठीक है, बी द इवेंट of the lost card of being of the suit. ठीक है, डायमंड, हार्ट, ओके फ्रॉम डायमंड। ठीक है, हार्ट्स, क्लब एंड स्पेड्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, okay, now P of D equal to P of H equal to P of C equal to P of S। ठीक है, इज इक्वल टू ऐसे लिखते हैं 13C1 डिवाइडेड बाय 52C1 इक्वल टू 13/52 इक्वल टू 1/4। ओके, ये सब एक तरह से हुआ। लेट E बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग 2 कार्ड्स फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक। लेट E be the event of drawing 2 cards from the
पैक ऑफ द कार्ड्स। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर क्या होगा, कंडीशंस लगेंगे। क्या? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 कार्ड्स गिवन दैट वी आर सेलेक्टिंग स्पेड्स, ये कितने तरह से होगा? स्पेड्स में से एक तो खो ही गया है, स्पेड्स में से एक खो ही गया है, तो 12C1 डिवाइडेड बाय 12C2, हमको 2 कार्ड है ना, 12C2 डिवाइडेड बाय 51C2, है ना, क्योंकि अब हमारे पास 51 कार्ड बचे हैं, क्योंकि एक कार्ड क्या हो गया है, खो गया है। अब ये फाइंड करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E डिवाइडेड बाय D, ये कितना होगा? 13C2, डायमंड में से तो कोई नहीं खोया है ना, ठीक है, तो 13C2 डिवाइडेड बाय 51C2, ये फाइंड करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन H 13C2 51C2, और E गिवन, और कौन सा बच गया? DC क्लब, ये भी होगा 13C2 डिवाइडेड बाय 51C2। हमें क्या पूछ रहा है? हमें पूछ रहा है स्पेड होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। What is the probability that the lost card is being of spade? ये पूछ रहा है। चलो इसको बनाओ। इसको लैंग्वेज में बताओ सनी, इसको लैंग्वेज में बताओ। E गिवन एस को लैंग्वेज में बताओ। E क्या है? इवेंट ऑफ ड्रॉइंग 2 कार्ड्स। क्या बोलोगे? इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 कार्ड्स from the remaining pack of the cards given that we have already lost a card from spade, इसको बताओ। probability that a card is lost from the spade given that we are drawing 2 cards from the remaining pack of the cards, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। जब ऐसे लिखा हो ना, हम किस प्रकार से इवेंट को डिफाइन किए हैं, बस उसके डेफिनेशन पे जाना है। खाली जो नीचे में लिखा है उसके आगे क्या लगा देंगे? गिवन दैट। हम इसको पढ़ते कैसे हैं? पढ़ती भी है क्या? S by E पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? S गिवन E। फाइंड मी द आंसर। ये 3 एग्जाम्पल 45, 46, 47 ये होमवर्क है, और कल मैं इसे लैंग्वेज के साथ चेक करूंगा। यस
देखो, रैंडम वेरिएबल एक नया कंसेप्ट है, इसको समझते हैं। हम लोग का एक्सपेरिमेंट कैसा है? रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो सैंपल स्पेस होता है उसमें डिस्टिंक्टली डिफरेंट सैंपल पॉइंट होते हैं। जनरली हम यही लेके चलते हैं, ठीक है। अब क्या है कि वो जो सैंपल पॉइंट्स होते हैं वो न्यूमेरिकल नेचर के नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। वो न्यूमेरिकल नेचर के नहीं हो सकते हैं, और हमें जो है जनरली जो प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती है वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। अब मान लो कि हम दो हेड को टॉस करते हैं, ठीक है, दो फेयर हेड को टॉस करते हैं, तीन फेयर हेड को टॉस करते हैं। अब उसका जो सैंपल स्पेस बनता है वो किस प्रकार से होता है? जैसे दो करते हैं तो एच एच, एच टी, टी एच और टी टी होता है ना। और ये एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। अब देखो, अगर हमें इस टाइप में कुछ दिया हुआ है, या मान लो हम कार्ड को सफल्ड, एक वेल सफल्ड पैक ऑफ कार्ड, उसमें से कोई हम कार्ड ड्रॉ करते हैं, तो वो भी क्या न्यूमेरिकल नेचर का नहीं है। हम जिस प्रकार से उसको डिफाइन करते हैं तो न्यूमेरिकल नेचर का बन जाता है। बट क्या करेंगे यदि हम कोई ऐसा वेरिएबल असाइन करते हैं, ऐसा वेरिएबल असाइन करते हैं जो कि फंक्शन है किसका? सैंपल पॉइंट का। मान लो ये जो है ये सबको मैं W से डिनोट करता हूं, सैंपल पॉइंट्स हैं उसको मैं W या ओमेगा जो कह लो उससे मैं डिनोट करता हूं, ठीक है। तो ओमेगा यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है। अब बात है कि ओमेगा को हम कैसे डिफाइन करते हैं, वह जो है सो बताएगा कि हम कौन सा न्यूमेरिकल वैल्यू ले सकते हैं। उस हिसाब से हम प्रोबेबिलिटी को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारा प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करना, और सबसे पहले तो इस वेरिएबल को डिफाइन करना। रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है, जो फंक्शन किसका है? एक सैंपल पॉइंट का है, सैंपल पॉइंट का फंक्शन है। वह फंक्शन न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, और जिसके कारण से हमें प्रोबेबिलिटी निकालने में आसानी रहती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको ऐसे डिफाइन करूं, ठीक है, कि x सच दैट, ठीक है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन जो से लिया गया है, इसका क्या मतलब हुआ? s इज रिलेटेड टू अ रियल वैल्यूड फंक्शन। तो x क्या है? एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, जिसको डिफाइन इस प्रकार से किया गया है कि गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। बताओ, यहां एटलीस्ट वन हेड मिल रहा है, मिल रहा है ना। तो यहां पे एटलीस्ट छोड़ो, वन हेड कह देते हैं, गेटिंग अ हेड। अब यहां पे कितना हेड मिल रहा है? दो हेड मिल रहा है। यहां पे कितना हेड मिल रहा है? यहां पे एक, इन दोनों जगह पे रिपीट हो रहा है, और यहां पे जीरो है। तो अब जो है हमारा x किस नेचर का हो गया? 2, 1। अब दो बार 1 तो लिखेंगे नहीं, 0। तो ये हमारा क्या है? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को, या फिर हम इस प्रकार से कोई एक रियल वैल्यूड फंक्शन से हम उसको असाइन करना चाहते हैं, जो कि उसके सैंपल पॉइंट को एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे सके, जिसके कारण से हम प्रोबेबिलिटी निकाल सके, ठीक है। अब बताओ, 2 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2 है, 1। 2 हेड कहां मिल रहे हैं? एक केस में, तो ये हो जाएगा 1/4। ये इसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/4। और इसके करस्पॉन्डिंग 1/4। देखो, 1/4। 0 is the case when we are not getting any head। तो हम रियल वैल्यूड फंक्शन असाइन कर रहे हैं, जो कि जिसको हम रैंडम वेरिएबल कहते हैं, जो कि सैंपल पॉइंट का फंक्शन है, और उस न्यूमेरिकल वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग
जो अभी जिस क्लास में हो तुम लोग 12th में हो, हम लोग डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पढ़ेंगे। एक दूसरा टाइप होता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कोई मीटिंग है, उस मीटिंग के लिए एक टाइम बनाया गया है कि आप लोग है सो इस टाइम इंटरवल में आइए। अब बताओ टाइम इंटरवल डिस्क्रीट होता है क्या? टाइम इंटरवल डिस्क्रीट है, वो क्या है? कंटिन्यूस चीज है। तो अब उसके लिए अगर रैंडम वेरिएबल बनाएंगे, वो रैंडम वेरिएबल का नेचर क्या होगा? कंटिन्यूस होना चाहिए, क्योंकि टाइम जो है कंटिन्यूस स्ट्रीम है ना। मान लो कि 10 बजे से 11 बजे, 10 बजे से 11 बजे के बीच में इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ पॉइंट हो सकते हैं। कहोगे कि सर हम तो सेकेंड्स में ही चलते हैं, और सेकेंड्स के भी तो पार्ट्स हो सकते हैं। तब इस प्रकार से हम जैसे कि मान लो टाइम इंटरवल हुआ, तो इस प्रकार से कोई अगर ऐसे एग्जाम्पल बनता है जिसमें हमारा जो वेरिएबल हो वो किस प्रकार से हो, डिस्क्रीट ना हो, कंटिन्यूस नेचर का हो, जिसमें इंटरवल दिया हो, दो नंबर के बीच में कितने रियल वैल्यूड नंबर हो सकते हैं। जैसे मान लो 1 और 2 के बीच में कितने रियल वैल्यूड नंबर हो सकते हैं? इनफाइनाइट। अगर इस प्रकार से फंक्शन डिफाइन किया जाए कि हमें इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, मेनी नंबर ऑफ जो है सो वेरिएबल को हम ले सकें, और उसी प्रकार से रैंडम जो वेरिएबल है उसको डिफाइन किया जाए, वो फंक्शन हो ऐसे इंटरवल का, तो फिर हम ऐसे केसेस में जो प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे वह भी उसी प्रकार से नेचर होगा, वो भी उसी प्रकार के रैंडम वेरिएबल पर डिपेंड करेगा। उसको कहेंगे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को मैं डिफाइन करूंगा, लेकिन उससे आगे मैं नहीं बढ़ूंगा, ठीक है, क्योंकि उससे आगे तुम लोग के लेवल में नहीं जाना है। उससे आगे जो सो तुम लोग ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, ठीक है। अभी के लेवल में डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड चीजों को देखो, ठीक है। तो फिर शुरू करते हैं। इसमें लिखो रैंडम वेरिएबल, ये समझ गए? ये जो मैं समझाया डिस्क्रीट वाला पार्ट समझ गए? ठीक है, लिखो रैंडम वेरिएबल, हेडिंग डालो रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल, इसमें लिखो इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, in a random experiment, comma, omega, if omega be the arbitrary sample point, if omega be the arbitrary sample point, be the arbitrary sample point, and capital S be the sample space, be the sample space such that omega belongs to capital S, such that omega belongs to capital S, comma, a random variable is defined, a random variable is defined by a real valued function, by a real valued function, a real valued function, ब्रैकेट में लिखना x ऑफ ओमेगा, ये रियल वैल्यूड फंक्शन x ऑफ ओमेगा, comma, which assigns a unique real number, which assigns a unique real number corresponding to unique omega, ठीक है। नेक्स्ट लिखो
discrete random variable, discrete random variable, discrete random variable. If a random variable x of omega, if a random variable x of omega ठीक है, can assume only finite number of values, only finite number of values corresponding to finite number of sample points, corresponding to finite number of sample points, ठीक है, ब्रैकेट में ओमेगा, then it is called a discrete random variable. It is called a discrete random variable. ठीक है, उसके बाद क्या करो, ये लिखो जो मैं लिखा हूं. फॉर एग्जाम्पल, इतना लिखो. ये सब क्या है, समझाने के लिए मैं इसे ये एरो डिपिक्ट किया हूं. belongs to this. रियल वैल्यूड फंक्शन याद है ना, रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन दोनों में डिफरेंस भी बताए थे. रियल वैल्यूड फंक्शन में रेंज जो होता है वह रियल वैल्यू होता है, और रियल फंक्शन में क्या होता है, रेंज और डोमेन दोनों ही रियल वैल्यू होता है. ओके, ये लिख लिए. अब लिखो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल.
if a random variable x of omega, if a random variable x of omega can assume uncountable and infinitely many values from a given interval from a given interval a comma b, from a given interval a comma b, it is called a comma b, it is called a continuous random variable, a continuous random variable. इसके एग्जांपल देखो, x such that s belongs to r, ठीक है, such that x of omega equal to 4 omega q and omega belongs to 0, 1. कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसा होगा? अच्छा ठीक है, पहले मैं उस टर्म को पहले डिफाइन करता हूँ, कंटिन्यूस ही होगा, ठीक है। इसका लिखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। नेक्स्ट हेडिंग, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन probability distribution of a discrete random variable, probability distribution of a discrete random variable. देखो हमारा x कैसा है, डिस्क्रीट नेचर का, ठीक है। तो मान लो कि x इक्वल टू हम xi से डिनोट करते हैं, स्मॉल xi। ये क्या बताता है कि i नंबर ऑफ हमारा डिस्क्रीट वैल्यूज है जो कि उस सैंपल पॉइंट से, उस सैंपल स्पेस में से लिया गया है, जिसको न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन किया गया, मान लो इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या होगा, x1 x2 x3 डॉट 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 लास्ट में xn। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो x होगा वह भी डिफाइन होगा इसी प्रकार से, p ऑफ 1 p ऑफ 2 p ऑफ 3 डॉट 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 p ऑफ n, p1 p2 p3 pn, स्मॉल p। ये भी क्या है, फंक्शन ही है, ठीक है, क्योंकि जब x सैंपल पॉइंट का फंक्शन है, यह उसका फंक्शन है। ये कैसा है, इंडिपेंडेंट, और ये कैसा है, डिपेंडेंट। ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये कैसा है, इंडिपेंडेंट। ये डिपेंड करेगा कि हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं, और ये डिपेंड उस पर करेगा कि हम जो भी डिफाइन किए उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कैसे ले रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इस डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहेंगे, डिस्क्रीट नहीं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ
इसको ड्रॉ करो। इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं। इसका डेफिनेशन में क्या लिख सकते हो? अगर बनाना चाहेंगे तो बना लेंगे। क्या लिखेंगे? द प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग टू, लिखो डेफिनेशन लिखना है तो लिखो। द प्रोबेबिलिटीज corresponding to each random variables in the form of tabulation is called probability distribution of discrete random variable. जो भी हमारा रैंडम वेरिएबल है, उस रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटीज है उसको हम टेबुलेट कर रहे हैं, इसको टेबुलेशन कर रहे हैं। तो इससे जो हमें मिलता है उसको कहेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें कंडीशन क्या है? सो देखो, पहला कंडीशन है कि ईच पी आई वह एंड सेकेंड, दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है कि सारे प्रोबेबिलिटीज का जो सम होगा वो क्या होगा? 1 होगा। क्योंकि हम रैंडम वेरिएबल जब डिफाइन कर रहे हैं तो इस प्रकार से करेंगे कि उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटीज हों वो कैसे हों? एग्जॉस्टिव हो। एग्जॉस्टिव होंगे तो उनके प्रोबेबिलिटीज का जो सम होगा वह 1 होगा। इसमें 2 कंडीशन आते हैं। हमारे रैंडम वेरिएबल से करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज इम्पॉसिबल नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी का जो मतलब रैंडम वेरिएबल कोई इम्पॉसिबल पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि हम सैंपल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग को ही डिफाइन कर रहे हैं। तो ऐसा कोई सैंपल पॉइंट नहीं हो सकता जो सेट में है ही नहीं। हमारा इवेंट में कोई ऐसा सैंपल पॉइंट होगा जो है ही नहीं, उसके करस्पॉन्डिंग हम रैंडम वेरिएबल असाइन करें? जब हम ऐसा ले ही नहीं रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 0 कैसे हो जाएगी? कभी नहीं हो सकती है। तो इसलिए जितने भी प्रोबेबिलिटीज होंगे उसका वैल्यू 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 0। हम इम्पॉसिबल या इनएग्जिस्टेंट जो सैंपल पॉइंट्स है उसको कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में इस प्रकार से लेंगे। ठीक है, अब हेडिंग लिखो, मीन एक चीज पता है, तुम लोग बताओ, शायद तुम लोग को पहले बताएं, यदि ये कंटिन्यूअस वेरिएबल होता, एक तो बात इसको ऐसे नहीं लिखा जाता, उसको रेंज में लिखा जाता, कुछ इस प्रकार से रेंज में, है ना, कि इसी में से आना है उसको। यहां पे क्या टर्म यूज होता? ये सिग्मा सिंबल यूज किए हैं। अगर ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता तो उसकी प्रोबेबिलिटी को समेशन करना है, तो उसके लिए हम किस सिंबल का यूज करते हैं? समेशन।
देखो डिस्क्रीट के समेशन के लिए सिग्मा का यूज करते हैं, कंटिन्यूस के समेशन के लिए किसका यूज करते हैं? किसी क्लास में मैं बताया हूं, पाई तो प्रोडक्ट होता है, कंटिन्यूस प्रोडक्ट ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल्स। कंटिन्यूस समेशन का एक सिंबल होता है, कंटिन्यूस समेशन का सिंबल इंटीग्रेशन। तो उसमें कोई लोअर वैल्यू होती, x इक्वल टू रेंज का लोअर वैल्यू, ठीक है, लोअर लिमिट, और x इक्वल टू अपर लिमिट, उसके बीच में जो इंटीग्रेट करते हैं मीन वेरिएंस इन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो मीन को एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहते हैं, तो मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x उसको म्यू से डिनोट करते हैं या फिर e ऑफ x से डिनोट करते हैं, और यह होता है समेशन i इक्वल टू 1 यह हो गया पहला म्यू या e ऑफ x। नंबर दूसरा वेरिएंस, सिग्मा स्क्वायर, ये जो होगा xi स्क्वायर ei। What happened? एक एग्जांपल कर लें। Wow. I am happy when you are happy. It is the other way around. अब देखो जैसे यहां पे प्रोबेबिलिटी के लिए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, उसी तरह से मीन निकालने के लिए यहां पे क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। और उसके बाद वेरिएंस निकालने के लिए यहां पे क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। अगर आईआईटी कभी समझ गया और वो थोड़ा सा 12th के लेवल से पार में पूछ लिया क्वेश्चन, जो कभी कभी हो जाता है ना, जब टॉप के लेवल के जो 7 आईआईटी उनको जब मिल जाता है क्वेश्चन बनाने के लिए, कभी कभी वो सनक जाते हैं और क्या करते हैं, जो 12th के लेवल के बाद का जो सिलेबस है ग्रेजुएशन का, वहां से क्वेश्चन उठा के डाल देते हैं। जो बच्चा सब वहां से पढ़ता है कि नहीं, तो क्या करेंगे, कहाँ से डालेंगे? कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल से डाल देंगे। वहां पे क्या होगा, कोई एक ऐसे इक्वेशन बोल देंगे, एक फंक्शन बोल देंगे, अब बोलेंगे उसका मीन निकालो, तो हमें क्या होगा, प्रोबेबिलिटी का फंक्शन दिया रहेगा, उससे x को गुना करेंगे और फिर उसको गिवन जो रेंज है उसमें इंटीग्रेट कर देंगे। होगा वो बहुत सिंपल क्वेश्चन, पर बच्चा क्या है ना, उस टर्म को देख के डर जाएगा, उस टर्म को देख के क्या पूछ दिया है, पर कोई डिफिकल्टी नहीं है, बस थोड़ा सा ही
फाइंड द मीन वेरिएंस। तीन सिक्के उछाले जाते हैं, ठीक है, तो बताना है कि उनमें हेड आ रहा है, उसको रैंडम वेरिएबल लेते हुए मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी? सैंपल स्पेस के करस्पॉन्डिंग रैंडम वेरिएबल डिजाइन करना, उस रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी बताना, प्रोबेबिलिटी और रैंडम वेरिएबल को लेते हुए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से रिलेटेड मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। इतने काम है इस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सैंपल स्पेस क्रिएट करेंगे। सैंपल स्पेस क्या होगा हमारा? सैंपल स्पेस है एच 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 टी एच टी टी एच एच टी टी, उसके बाद टी एच एच टी एच टी 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 एच टी टी टी। अब हम x को डिजाइन करते हैं। लेट x बी द रैंडम वेरिएबल, ठीक है, लेट x बी द रैंडम वेरिएबल corresponding to, ठीक है, getting number of heads, यानी कि हम x कैसे ले रहे हैं? एक रियल वैल्यूड फंक्शन के रूप में ले रहे हैं। अब देखो, अब क्या करेंगे? x तो डिफाइन कर दिए। अब x डिफाइन करने के बाद अगला स्टेप क्या होगा? x के करस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यू जनरेट करना, ठीक है। तो x के करस्पॉन्डिंग कौन कौन से न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकते हैं, ये बताओ। अब हम इस क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन के लिए मत करना, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए मैं कर रहा हूं। एच 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 क्या होगा बताओ? एक्स एक्स पी नहीं पूछ, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा हूं। गेटिंग अ हेड, एक हेड मिलना चाहिए, कितना मिल रहा है? 3 हेड, 3 हुआ। उसके बाद पी एच 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 टी सॉरी एक्स कितना होगा? 2। सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए कर रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं, इसके बाद नहीं करना है, लंबा हो जाएगा ना, इतना एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। हमको टेबुलेशन चाहिए, जल्दी जल्दी टेबुलेशन करेंगे और उसको हम आंसर तक पहुंचेंगे। ये सिर्फ फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए है। अब यहाँ पे नेक्स्ट एच टी एच 2 एक्स ऑफ, ये हो गया एच एच, ये हो गया ना, ये बचा है एच टी टी, ये कितना होगा? 1। हाँ, एक्स ऑफ
THH, ये कितना होगा 2। उसके बाद THT कितना होगा 1। TTH कितना होगा 1। TTT कितना होगा 0। तो हमारे पास 0 1 2 3 ये 4 ही न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन किए जा सकते हैं। 0 1 2 3। अब इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। तो x इक्वल टू एक्स आई है ना, ये एक्स आई बता रहा है कि ये छोटे छोटे जो वैल्यू है ना, मैं इसको ओमेगा से नोट किया हूं, नया वैल्यू नहीं लिख के एक्स आई बता रहा हूं कि ये x है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है। तो 0 1 2 3, ठीक है। ये मैं क्या बना रहा हूं, ये टेबुलेशन क्या बता रहा है। तो ये बताओ 0 बार h मिलने के कितने चांसेज हैं। ठीक है, ये कितनी बार मिल रहा है, एक बार। 0 यहां मिल रहा है और कहीं मिल रहा है 0, तो ये कितनी बार हो रहा है 1/8। उसके बाद 1 कितनी बार मिल रहा है, 1 2 3, ये कितना हो जाएगा 3/2। कितनी बार मिल रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा 3/8। और 3 कितनी बार मिल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 1/8। इसको तो मैनुअली नहीं काउंट कर सकते थे, यहां से भी काउंट कर सकते थे, पर फिर भी मैं यहां पे बताने के लिए लिखा हूं कि रैंडम वेरिएबल क्या करता है, सैंपल पॉइंट को न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करता है। जो सैंपल पॉइंट जनरली ऐसे नहीं काउंट करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करने से आप प्रोबेबिलिटी बनाने में आसानी होगी। ठीक है, इसलिए ऐसा करते हैं। अब हमें क्या निकालना था, ये मिलते ही हम लोग मीन निकाल सकते हैं। मीन क्या होता है, सिग्मा ऑफ एक्स आई पी आई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे मीन निकालने के लिए एक टोटल यहां पे लिख दें क्या, यहां पे लिखता हूं मैं एक्स आई पी आई, एक्स आई पी आई। बताओ ये कितना है, ये कितना होगा 0, ये 3/8, ये और ये 3 इंटू 1/8, हाँ ये 1 है, 3/8। इन सब का समेशन 6 + 6 12 डिवाइडेड बाय 8। 12 डिवाइडेड 8 कितना हुआ 2 3। एक्स आई पी आई मीन कितना आया 3/2। तो म्यू इज 3/2। यहां पे मैं क्या यूज किया हूं, ये सिग्मा है। टेबुलेशन कैसे करेंगे, ताकि हम इसको भी इंट्रोड्यूस कर लें। ठीक है, ये जो है सिग्मा एक्स आई पी आई है, यह वैल्यू हमारा 3/2 आया। ठीक है, अब एक टेबुलेशन में एक और हिस्सा है, किसका, स्मॉल एक्स आई, ये भी स्मॉल ही है, एक्स आई स्क्वायर पी आई। इसको ना थोड़ा वर्टिकल कर लेना, रुको कर ही देता हूं मैं। x इक्वल टू एक्स आई, उसके बाद p ऑफ x इक्वल टू पी आई, उसके बाद एक्स आई पी आई, उसके बाद एक्स आई स्क्वायर पी आई
इतना ही चीज निकालना है। अब ठीक है, हमारे पास 0 1 2 3 और यहाँ पे हम टोटल लिख देते हैं, तब आसानी रहेगा हमारे लिए। इसके लिए टोटल नहीं निकालना है, इसके और इसके लिए टोटल निकालना है। तो ये कितना है? 0 1/8 3/8 3/8 1/8, ये 0, ये 3/8, ये 3/4, ये 3/8, इन सब का समेशन कितना आया था? 12/8 इक्वल टू 3.2। ये xi स्क्वायर 0, ये 0 ही रहेगा, ये 1 तो ये 3/8 ही रहेगा, ये 4 इंटू 3/8 3/2 और ये 9 इंटू 3/8, हाँ 9 इंटू 1/8 कितना होगा? 9/8। इन सब का समेशन कितना होगा? 9 12 9 21, 21 और 3 24, 24/8 इक्वल टू 3। तो म्यू हमारा कितना आया? 3/2। हमारा जो सिग्मा स्क्वायर है वो कितना आया? सिग्मा स्क्वायर कितना होगा? 3 माइनस 9/4, 3 माइनस 9/4 जो कि कितना होगा? 12 माइनस 9 3, ये होगा 3/4। सिग्मा कितना होगा? ठीक है, कितना होगा? इसको तुम लोग पॉइंट में भी निकाल सकते हो। तो थोड़ा सा ये स्टैटिस्टिक टाइप का है ना, हमें इसमें प्रोबेबिलिटी विथ स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा मिक्स। आज इसको लास्ट रखते हैं, इसको नोट डाउन करो। I already given you 3 problem as homework. You do that. What all the topics are remaining now? After random variable, we will move towards binomial distribution, and after binomial distribution, last topic will be Poisson distribution. After that, we will do some PYQs, then probabilities. Bye bye. After probability, we'll do statistics, then we'll move in 12th syllabus officially, and okay, that's all for today. Thank you.